वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट। और आज बच्चों हम लोग आए हैं क्लास 12 के फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव के सीरीज में। तो बोर्ड में जितने पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव्स हैं आज हम लोग फिर से उसका डिस्कशन करेंगे। और इससे पहले मैंने पार्ट 1 रे ऑप्टिक्स कर डाला है। सबसे पहला चैप्टर मैंने रे ऑप्टिक्स लिया है और ये एनसीईआरटी का 9th चैप्टर है और सबसे ज्यादा वेटेज है बच्चों इस चैप्टर का, इसीलिए हम लोग पहले इसी चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। तो इससे पहले हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स कर चुके हैं। आप चाहो तो ये इसका लेक्चर 1 देख सकते हो रे ऑप्टिक्स का, हमारे चैनल पे जाके आप सर्च कर सकते हो। और आज हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक प्रिज्म। ये प्रिज्म क्या होता है बच्चों, ये देखो जरा। तो प्रिज्म होता है जिसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है। ठीक है, आप जानते भी होंगे प्रिज्म से कोई व्हाइट लाइट पास करता है तो उसको 7 पार्ट में डिवाइड कर देता है। कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। इसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ए बी और ए सी। यहाँ से लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। इसको कहा जाता है बच्चों, ए को कहा जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। क्लियर है? तो जब लाइट, व्हाइट लाइट, कोई भी लाइट, कोई भी रे ऑफ लाइट मान लो ऐसे आया प्रिज्म पे, तो सबसे पहले ये किधर जाएगा रिफ्रैक्ट होके, तो यहाँ पे क्या डालना पड़ता है बच्चों, नॉर्मल। सरफेस पे क्या डालेंगे, नॉर्मल। इस सरफेस पे हम लोग नॉर्मल डाले। इस नॉर्मल को हमने कहा N1 और ये यहां से मुड़ जाएगी ऐसे लाइट, रे ऑफ लाइट ऐसे मुड़ गई, तो इस एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और ये हो जाएगा बच्चों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हमने R1 बोल दिया। इस पॉइंट पे जब लाइट आएगी तो ये भी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यहां से भी लाइट रिफ्रैक्ट होगा, तो यहां फिर मैंने नॉर्मल डाला एक, जिसके कारण ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे मैंने कह दिया R2, और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसे मैंने बोल दिया E। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट, या इमर्जेंट एंगल भी बोल सकते हो बच्चों इसको। और इसको बोलते हैं बच्चों इमर्जेंट रे, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। रे का मैं नाम रख लू रे, PQ, ठीक है, QR एंड RS जो होता है बच्चों, इसको इमर्जेंट रे कहा जाता है। क्लियर है ये चीज? किसी भी प्रिज्म में बच्चों ए का जो वैल्यू होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म का वैल्यू, ये R1 प्लस R2 के बराबर होता है। ये पहला नंबर पॉइंट है, देख लो, ए बराबर R1 प्लस R2। और ये जो डेल का वैल्यू होता है बच्चों, डेल का ये होता है I प्लस E माइनस E होता है। क्लियर है? ठीक है, तो जब डेविएशन की बात होती है, डेविएशन का मतलब होता है बच्चों कि ये रे किधर जा रहा था, ये रे ऐसे आ रहा था, रे तू ऐसे आ रहा था, ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो किधर मुड़ गया। पहले ये इतना मुड़ा, इस एंगल से मुड़ा, ठीक है, और फिर देखिए कितना मुड़ गया ये रे यहाँ पे, यानी ये रे जा रहा था सीधा और कितना एंगल से मुड़ गया, तो देखिए कितना एंगल से मुड़ गया, इतना एंगल से मुड़ गया। तो ये कितना एंगल से मुड़ा, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं पीछे की तरफ, ये इतना एंगल से मुड़ गया, इसे कहते हैं बच्चों एंगल ऑफ डेविएशन। और यही वैल्यू होता है डेल का, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, इसको डेल बोलते हैं बच्चों। क्लियर है? और ये डेल का वैल्यू होता है I प्लस E माइनस A के बराबर। अब ये डेविएशन मिनिमम हो, मिनिमम का मतलब ये जो रे है ये इतना ज्यादा जाके नहीं मुड़े, ये थोड़ा कम मुड़े, मिनिमम हो डेविएशन। तो डेविएशन मिनिमम होने के लिए, और मिनिमम डेविएशन देखो क्या लिखा हुआ है, और मिनिमम डेविएशन R1 और R2 का वैल्यू बराबर होता है, यानी R1 और R2 का वैल्यू बराबर होगा तो ये डेविएशन मिनिमम होगा। ठीक है, मिनिमम डेविएशन के लिए बच्चों एंगल ऑफ प्रिज्म जो हो जाता है, ये बराबर फॉर्मूला है R1 प्लस R2, तो R1 के बदले R और R2 के बदले भी R पुट कर दोगे तो A इक्वल टू हो जाएगा 2R, और यहां से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मान आप निकाल सकते हो A/2। ये किसके लिए होता है, मिनिमम डेविएशन के लिए। ठीक है, A इक्वल टू R/2 होता है। अगर हम मिनिमम डेविएशन के लिए, मिनिमम डेविएशन की बात करें, डेल एम की बात करें, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है म्यू माइनस 1 इंटू ए के बराबर। म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है, ये है। ठीक है, और इस म्यू का फॉर्मूला होता है बच्चों, अभी आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म होता है। ठीक है, ये है पॉइंट नंबर 18। पॉइंट नंबर 18, चाहो तो इसे आप नोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आगे जो मैंने बताया था अभी बताया था, अभी तुरंत बताया था। देखो क्या बताया था बच्चों, ये डेल एम का जो वैल्यू होता है, यानी मिनिमम डेविएशन का जो वैल्यू होता है, वो म्यू माइनस 1 इंटू ए के बराबर होता है। ये रट लो, ये RMP मैंने कहा, RMP रट्टा मार पॉइंट,
रट्टा मार पॉइंट, ये किसी भी तरह फॉर्मूला आपको रटे रहना है। और म्यू का जो वैल्यू होता है बच्चों, म्यू मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का, किसका? प्रिज्म का। म्यू का वैल्यू होता है बच्चों साइन ए प्लस डेल एम, यानी मिनिमम डेविएशन बाय 2 बाय साइन ए बाय 2। ये क्या है? यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म है, और डेल एम का मतलब ये है यहाँ पे म्यू माइनस 1 इंटू ए के बराबर है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टर्म है एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन होता है बच्चों, एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है इसको जान लो। एंगुलर डिस्पर्जन को अगर मैं थीटा बोल दूं, ठीक है, तो एंगुलर डिस्पर्जन जो होता है बच्चों, ये वायलेट रे और रेड रे जो आता है उसके डेविएशन का डिफरेंस होता है। यानी किसका किसका डिफरेंस? डेल वी माइनस डेल आर का। एक्चुअली आपको पता होगा, आगे टॉपिक भी यही है, जब कोई व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास करती है तो ये कितना पार्ट में डिवाइड हो जाता है? 7 पार्ट में। सबसे ऊपर होता है रेड बच्चों, और सबसे नीचे होता है वायलेट। इतना रिफ्रैक्शन होता है। अब देखो यहां से रेड लाइट का अगर डिफ्रैक्शन बोलेंगे, तो ये रेड लाइट का अगर आप बोलोगे कि डेविएशन एंगल कितना है, तो ये व्हाइट लाइट ऐसे जा रही थी ऐसे, तो रेड का देखो कितना इसमें डेविएशन हुआ है, इसको बोलते हैं डेल वी, ठीक है, सॉरी डेल आर रेड के लिए। और ये वायलेट कलर है, वायलेट कलर इतना एंगल से डेविएट हो गया, इसको बोलते हैं डेल वी। तो डेल वी माइनस डेल आर को बोलते हैं हम लोग एंगुलर डिस्पर्जन। इसको सॉल्व कीजिएगा, डेल का ये फॉर्मूला रख के म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो ये वैल्यू आता है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए के बराबर। एवरेज डेविएशन यहां है बच्चों, एवरेज डेविएशन डेल एवरेज लिखा है यहाँ पे एवी, ठीक है। एवरेज डेविएशन का जो वैल्यू होता है वो देखा जाता है कि येलो कलर का डेविएशन कितना हुआ है। मान लो ये येलो कलर है बीच में, तो ये येलो कलर का कितना डेविएशन हुआ है, इसके डेविएशन को बोलते हैं हम लोग एवरेज डेविएशन, या इसी को बच्चों मीन डेविएशन भी बोलते हैं, मीन डेविएशन। क्लियर है? जिसका वैल्यू होता है म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। इसी में फॉर्मूला में डेल एम बराबर म्यू माइनस 1 में यहाँ पे y लगा दो, क्योंकि हर कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है प्रिज्म का वो अलग अलग होता है। रेड के लिए अलग होगा, वायलेट के लिए अलग होगा, ग्रीन के लिए अलग होगा, येलो के लिए अलग होगा। डिस्पर्सिव पावर क्या होता है बच्चों? डिस्पर्सिव पावर इस दोनों का रेशियो है, एंगुलर डिस्पर्जन और एवरेज डेविएशन का। यानी डिस्पर्सिव पावर का देखिए फॉर्मूला क्या रहा है, म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू बाय ये क्या रे, ये हट रे, म्यू बाय माइनस 1 के बराबर होता है। ये होता है एंगुलर डिस्पर्जन। क्लियर है ये चीज? चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक नहीं नेक्स्ट है बच्चों कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको देख ले हम लोग। बहुत ही आसान सा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। देखो इसमें क्या पूछ रहा है बच्चों, एंगुलर डिस्पर्जन किसके बराबर होता है? एंगुलर डिस्पर्जन अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, एंगुलर डिस्पर्जन का जो वैल्यू होता है वो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए के बराबर होता है। दैट इज एंगुलर डिस्पर्जन का ये ऑप्शन हो जाएगा। Which of the following is correct for refractive index of mean color? मीन कलर का मतलब होता है बच्चों येलो कलर। येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? तो देखो जब भी व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास करती है तो यहां ये 7 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सबसे ऊपर में रहता है रेड और नीचे में रहता है वायलेट, ठीक है। ये जो बच्चा होता है ये इसको मीन कलर येलो को कहा जाता है। येलो को क्या बोलते हैं? मीन कलर, यानी एवरेज। तो इसमें क्या पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए? मीन कलर के लिए कितना होगा? तो सपोज करो रेड कलर के लिए म्यू आर है और वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू वी है, म्यू वी, ठीक है। इस दोनों का एवरेज कितना होगा? तो म्यू आर प्लस म्यू वी बाय 2 के बराबर होगा। यहाँ पे स्मॉल आर या कैपिटल आर कुछ भी दे सकते हो, रेड का सिंबल है ये होता है एवरेज डेविएशन, सॉरी एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। तो यहाँ पे देखो म्यू आर प्लस म्यू वी बाय 2 किधर है? किधर है रे? ए। क्लियर है? Which of the following relation is correct for dispersive power? Dispersive power का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू वाई माइनस 1। ये फॉर्मूला कहाँ आ रहा है बच्चों? देखो जरा, ये आ रहा है ई नंबर में, म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू वाई माइनस 1 में। चलिए ये चीज क्लियर है? इतना तो सीख गए। 3 ऑब्जेक्टिव, टॉपिक भी देखते जाओ और फॉर्मूला भी देखते जाओ और इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाओ, जरूरी है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। ये सब डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन है बच्चों। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है इसका मतलब आपको ये ऑब्जेक्टिव भी आता है, ठीक है।
क्या पढ़े हुए थे, याद करो, याद करो, मटेरियल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, कितनी बार ये फॉर्मूला लिखे, साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2, ये फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। देखिए ये फॉर्मूला कौन सा है, ये फॉर्मूला ये तो नहीं है, बी भी नहीं है, सी ऑप्शन देखो जरा, ये करेक्ट है, साइन ए प्लस लेमडा एम बाई 2 इंटू साइन ए बाई डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म डेल इज इक्वल टू, यहाँ पे ए होना चाहिए बच्चों, एंगल ऑफ प्रिज्म ए इज इक्वल टू, एंगल ऑफ प्रिज्म किसके बराबर होता है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, ए इक्वल टू R1 प्लस R2, ये प्लस को यहाँ खिसका दो, R1 प्लस R2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए ये करेक्ट है। 51 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन है मैंने पिछले सीरीज में कराया है, आप उसे देख सकते हो, और ये बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बोर्ड के हिसाब से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे ध्यान से देखना। फॉर मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू, मिनिमम डेविएशन के लिए ऐसे एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होता है, R1 प्लस R2 होता है, ठीक है। मिनिमम डेविएशन के लिए R1 का मान किसके बराबर होना चाहिए, R2 के बराबर। इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, R। यदि हम R1 के बदले भी R रख दें, R2 के बदले भी R रखते हैं, तो A इक्वल टू हो जाएगा 2R के बराबर। और यहाँ पे फॉर मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ प्रिज्म किसके बराबर होगा बच्चों, A इक्वल टू कितना आ रहा है, एंगल ऑफ प्रिज्म 2R के बराबर आ रहा है, तो ये वैल्यू हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म डिपेंड्स ऑन, डिस्पर्सिव पावर क्या होता है बच्चों, म्यू वी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस 1। ये सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है कि वायलेट कलर के लिए कितना है, रेड कलर के लिए कितना है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, किस नेचर का है बना हुआ प्रिज्म, इस पे डिपेंड करेगा क्या, डिस्पर्सिव पावर का वैल्यू। क्लियर है ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते ही आगे, इधर आ जाओ। ओहो ये क्या दिखा, 7 कलर, साफ साफ। पॉइंट नंबर 90, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। तो आपको पता होगा जब प्रिज्म से कोई व्हाइट लाइट पास करती है तो ये 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। मान लो ये व्हाइट लाइट है, मान लो ये व्हाइट लाइट है, तो ये 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। पहले सबसे ऊपर रेड रहता है, उसके नीचे वायलेट कलर रहता है, तो 7 पार्ट में जो डिवाइड होता है बच्चों, तो इसको नीचे से लिखते हैं ऐसे, विवग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। आपको पता होगा, बैनिया, हाफ पीनाला हिंदी में याद किए होगे आप। और इधर की तरफ जब बढ़ते हैं बच्चों, इधर की तरफ, तो लेमडा का वैल्यू बढ़ता है। जैसे जैसे इधर की तरफ बढ़ोगे वैसे वैसे वेवलेंथ बढ़ेगा, और वेवलेंथ के घटने से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करता है। और डेविएशन किसका ज्यादा होगा, देखो वायलेट कलर का डेविएशन सबसे ज्यादा हुआ है और रेड कलर का डेविएशन सबसे कम। सबसे ज्यादा कौन मुड़ा है, देखो ये रेड है और ये वायलेट है, तो सबसे ज्यादा वायलेट मुड़ा है, डेविएट ज्यादा हुआ है, रेड कम डेविएट हुआ है। इसका मतलब, और रेड का वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका डेविएशन क्या होगा बच्चों, कम होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये है वायलेट, ये इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, उसी कलर मैंने कोशिश किया है दिखाने का आपको। अच्छा, सोलर स्पेक्ट्रम जो होता है बच्चों कंटिन्यूअस होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सोलर स्पेक्ट्रम क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं, इसलिए ये प्रॉपर वे में याद रखना होगा। और जब मैं लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगा और शॉर्ट क्वेश्चन करवाऊंगा इसका, इस सारे चैप्टर्स का, उसमें मैं फुल एक्सप्लेनेशन भी दूंगा आपको हर टॉपिक के बारे में। अभी तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव जानना है, ऑब्जेक्टिव जानने के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट खाली रे बाबा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलर स्पेक्ट्रम इज, क्वेश्चन नंबर 54। सोलर स्पेक्ट्रम क्या होता है बच्चों, सोलर स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होता है। अभी हम लोगों ने देखा, इन केस ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट विच कलर डेविएट्स मोस्ट, ठीक है। ये भी होता है स्पेलिंग, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। सबसे ज्यादा डेविएट कौन करता है, तो सोचो जरा, सबसे ज्यादा डेविएट कौन करेगा, जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका डेविएशन क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। डेविएट मोस्ट बोल रहा है, ठीक है। इसमें देखिए सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, कम वेवलेंथ के लिए हम ऐसे लिख लेते हैं, विवग्योर। जैसे जैसे इधर जाएंगे वेवलेंथ बढ़ता जाएगा, इसका मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का होता है, सबसे कम वायलेट का। इसका मतलब वायलेट कलर का डेविएशन जो होगा बच्चों वो सबसे ज्यादा होगा।
इसमें रेड, ब्लू, ग्रीन और वायलेट में। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन विजिबल कलर विच कलर हैज लार्जेस्ट वेवलेंथ, विच कलर हैज लार्जेस्ट वेवलेंथ। विजिबल कलर में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, तरंगदैर्घ्य किसका सबसे ज्यादा होता है, सबको पता है किसका ज्यादा होता है, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। क्लियर है ये चीज, क्लियर है, क्लियर क्लियर। चलो चलो बढ़े चलो बढ़े चलो आगे बढ़े चलो। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट है टॉपिक। अब हम लोग आ गए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। ये टॉपिक लगभग खत्म ही होने जा रहा है, ठीक है, लेकिन इससे न्यूमेरिकल्स और ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज्यादा पूछता है बिहार बोर्ड में। और सबसे पहले इसमें समझना होगा कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है बच्चों, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी टिनी ऑब्जेक्ट्स व्हिच कांट बी सीन बाय नेकेड आई, ठीक है। और साथ साथ ये इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी टिनी ऑब्जेक्ट्स एंड, इसमें एक चीज और लगा दो बच्चों, एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर के वस्तु को देखने के लिए भी जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसे कहा जाता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, उसे कहा जाता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जैसे छोटे छोटे चीज को, कीड़ा को देखना है तो उसके लिए माइक्रोस्कोप यूज करते हो। बड़े बड़े चीज जो बहुत दूर मौजूद है जैसे स्टार, तारा, ये सब देखना है उसके लिए टेलीस्कोप यूज करते हैं हम लोग। टेलीस्कोप से इतनी सा तारा इतना बड़ा दिखता है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो बच्चों आपको पढ़ना है वो है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ नहीं होता है, बस एक कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, ऑफ कन्वेक्स लेंस होता है जिसका फोकल लेंथ जो होता है वो सबसे कम होता है। जितना कम होगा फोकल लेंथ उतना बड़ा बड़ा इमेज बना के देगा। मान लो ये फोकस है, ये फोकस है, चलो इसको मैं थोड़ा सा इधर बना दूं तो बेस्ट होगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं बच्चों। देखो ये क्या होता है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप एक तरह के कन्वेक्स लेंस को ही कहा जाता है सिंपल माइक्रोस्कोप। आपने देखा भी होगा लेंस, ठीक है, उससे एक छोटा सा लेटर देखोगे तो ये बड़ा सा दिखाई देगा ऐसा, ठीक है। तो ये फोकस है इसका, और फोकस के अंदर जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, फोकस के अंदर, या मान लो इधर रखे लेंस और फोकस के बीच में, तो सबसे पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, जो कि ये किधर से गुजरेगा, इसके फोकस से गुजरता है, ठीक है। और जब एक रे ये इसके पोल से गुजरेगा, है ना, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये रे सीधा इधर आ जाएगा। अब ये दोनों रे इधर तो मिलेगा नहीं, तो इमेज बनाने के लिए तो इसे पीछे ले जाना पड़ेगा। चलिए आइए पीछे लेके आते हैं रे, इसको भी पीछे ले आओ। सर आप जबरदस्ती मिला दिए, तो समझो बात को, भावनाओं को समझो। जब फिगर और बढ़िया से बनाएंगे तब एक्सप्लेन करके बताएंगे ये कैसे बनाता है, ठीक है। ये बना इमेज, देखो इतना छोटा ऑब्जेक्ट का इमेज ये बना, और ये इमेज कैसा बनाया बच्चों, वर्चुअल बनाया है। और कैसा बनाया, इरेक्ट, सीधा बनाया, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये इमेज सीधा बना के देता है। तो इस लेंस को यूज करने के लिए, या इस सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करने के लिए, हम लोग ऑब्जेक्ट को लेंस और उसके फोकस के बीच में रखते हैं, ठीक है। मान लो इसका फोकल लेंथ कितना है, एफ है, ये फोकल लेंथ कितना है, एफ है। तो देखो दो केस बनता है, अगर हम फोकस पे रख दें बच्चों ऑब्जेक्ट को, अगर हम ऑब्जेक्ट को इसके फोकस पे रख दें, इसके फोकस पे, तो इमेज बनेगा इनफाइनाइट पे जाके। इमेज कहां बनेगा, इनफाइनाइट पे जाके। तो इसमें दो केस होता है, पहले इमेज बनाया जाता है डी डिस्टेंस पर, लेंस से डी डिस्टेंस पर, जो कि हमारा नियर पॉइंट होता है बच्चों। आपको पता होगा कि सबसे छोटी दूरी जो है जिससे कोई ऑब्जेक्ट मुझे साफ साफ दिख सके, तो ऑब्जेक्ट को आंख से कितना यूनिट की दूरी पर रखना पड़ता है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखना होगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डी बोलते हैं। डी का वैल्यू क्या होता है, 25 सेंटीमीटर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहा जाता है इसको। तो ये कन्वेक्स लेंस होता है या कन्वर्जिंग लेंस होता है, और ये इमेज कैसा बनाता है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड बनाता है, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा, सीधा बनाएगा और मैग्नीफाइड। इसको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं, ठीक है। जब नियर पॉइंट पे इमेज बन रहा है, जैसे यहाँ लेंस से कितना यूनिट की दूरी पर बन रहा है, डी यूनिट की दूरी पर, तो जो मैग्निफिकेशन होता है बच्चों वो होता है 1 + d/f के बराबर। और जब इमेज इनफाइनाइट पे बनता है, इमेज जब इन्फिनिटी पे बनेगा, तो मैग्निफिकेशन होगा m = d/f के बराबर। चलिए इतनी जानकारी आपको मिल गई, इतनी जानकारी मुझे मिल गई सर। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, आप इसे देखते रहिए, ठीक है, नोट करते रहना है इसको कंटिन्यूअसली। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप इज, सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा
जो इमेज बनता है वो कैसा होता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा इतने बड़े ऑब्जेक्ट का इमेज बहुत बड़ा, इतने बड़े ऑब्जेक्ट का इमेज क्या कर दिया, बहुत बड़ा बना दिया। तो मैग्नीफाइड इमेज बनाता है सबसे पहले। दूसरी बात वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल माने काल्पनिक हो गया। और उसके बाद ये इरेक्ट सीधा इमेज भी बनाता है। तो वर्चुअल इरेक्ट जो ऑप्शन होगा वो खोजो आप, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों। ठीक है, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ पावर 12D। देखो ध्यान देना क्या बोल रहा है, मैग्नीफाइंग पावर निकालना है जिसका एक ये लेंस है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप है या मैग्नीफाइंग ग्लास है। ठीक है, इसका पावर बच्चों दे रखा है 12D के बराबर। और पावर किसका फॉर्मूला होता है, 1/f का। ठीक है, तो 1/f का जो वैल्यू दिया है वो 12D के बराबर दिया हुआ है। तो आपसे इसका पूछा जा रहा है मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, 1 + d/f। इसे मैं लिख सकता हूं 1 + d × 1/f, d × 1/f। और d क्या होता है बच्चों, 25 सेंटीमीटर। इसे अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि वो डायप्टर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा ऐसा यूनिट में, 25/100 मीटर। तो यहाँ पे वैल्यू रखोगे d का 25/100। 1/f का वैल्यू कितना है, डायरेक्ट 1/f का वैल्यू 12 रख देंगे हम लोग यहाँ पे। 25 × 100, 4 × 3 = 12 और 3 × 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। यानी मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा 4। यानी ये ऑब्जेक्ट का 4 गुना बड़ा इमेज बना के देगा जिसका पावर होगा 12D के बराबर। क्लियर है, क्लियर है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए बच्चों, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज। सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर कितना होता है। देखो अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा, मैग्नीफाइंग पावर 1 + d/f, m बराबर 1 - d/f, ये है 1 + d/f, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर है ये चीज, क्लियर है। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट देखा जाए, उल्टा पुल्टा मत कर देना। यहां देखो, यहां दिया है m बराबर 1 + f/d, पलटी मत मार देना, d/f होता है। ओके चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा तो बच्चों होता है मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप का d/f के बराबर, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। क्लियर है, तब 1 + d/f नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इट्स फोकल लेंथ शुड बी। तो मैग्नीफाइंग पावर जो होता है सिंपल माइक्रोस्कोप का वो 1 + d/f होता है। अब मुझे मैग्नीफाइंग पावर चाहिए मैक्सिमम, कितना चाहिए, मैक्सिमम। तो फोकल लेंथ को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम। फोकल लेंथ को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम। तो फोकल लेंथ शुड बी मिनिमम। ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर के लिए फोकल लेंथ क्या चाहिए, कम चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो जरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है बच्चों जिससे छोटे छोटे जीव जंतु को देखा जाता है, जैसे बैक्टीरिया को देखना है ना, वायरस को देखने के लिए ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज किया जाता है। ऐसा ऑब्जेक्ट जो माइक्रो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज होता है। माइक्रो माने सबसे छोटा ऑब्जेक्ट को, जो आप ऐसे न्यूड आई से नहीं देख सकते हो, उसको देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है बच्चों आपने पढ़ा होगा। मैं एक छोटा सा इमेज यहाँ पे बना के मैं आपको दिखा देता हूं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ ट्यूब भी दिया है। देखो मैं यहाँ पे एक इमेज बना के दिखा देता हूं आपको। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बच्चों 2 लेंस होता है, 2 लेंस, और दोनों लेंस होता है कन्वेक्स, दोनों लेंस कन्वेक्स। ये कन्वेक्स लेंस होता है, और ये होता है बच्चों जो लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, इसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा, इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज बना के यहाँ देता है। ठीक है, इससे फोकस से गुजरेगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे, ये हो गया कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो ए बी, और एक रे चला गया ऑप्टिकल सेंटर से, तो दोनों रे जहां जाके मिलेगा वहां जाके एक इमेज बनता है। ये इंटरमीडिएट इमेज है। इंटरमीडिएट कहने का मतलब है कि ये बीच वाला इमेज है, अभी और इमेज बनना बाकी है। एक और लेंस होता है बच्चों इसमें, एक और बड़ा सा लेंस होता है जिधर की तरफ आंख को रखा जाता है, आई रखा जाता है। यहां देखो आंख लेके कोई ऐसे खड़ा है। ठीक है, ये इमेज देखने के लिए, इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यहां से आंख से रखे रहता है, और इसको बोलते हैं, जो आंख के पास रहता है उसको बोलते हैं आई पीस, नाम रखा गया है आई पीस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को ही बच्चों फील्ड लेंस भी बोलते हैं, और आई पीस को हम लोग ऑकुलर बोलते हैं। ये पढ़ा होगा आपने, मैं फिर भी थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको। इसके फोकल लेंथ को f0 बोलेंगे। ठीक है, और इसका जो फोकस होगा इसको बोलेंगे fe, यानी आईपीस का फोकस।
इसके सेंटर को मैंने वो बोल दिया, इसके सेंटर को ये बोल दिया। अब बच्चों क्या किया जाता है, इस आईपीस को ऐसे एडजस्ट किया जाता है, दोनों एक ट्यूब में फिक्स रहता है, दोनों लेंस कहाँ रहता है, ट्यूब में फिक्स रहता है, दोनों के लेंस के बीच की दूरी को घटा बढ़ा सकते हैं आप। क्लियर है? अब ये दोनों के बीच का, लेंस के बीच का डिस्टेंस है। अब यहाँ पे आईपीस को स्लाइड किया जाता है और आईपीस का मान लो फोकस कहीं भी होगा, इसके फोकस को एडजस्ट किया जाता है। ऐसे एडजस्ट किया जाता है कि ये जो इमेज बना है, इसके द्वारा जो इमेज बना है वो इसके फोकस के अंदर आ जाए। मान लो यहाँ पे आईपीस का फोकस, ठीक है, ये फोकस के, इसके फोकस के अंदर लाया जाता है। जैसे मान लो इमेज यहाँ बना हुआ है तो लेंस को खिसका के लाएंगे तो इसका फोकस भी आगे आएगा, पीछे आएगा इसका फोकस भी। जैसे लेंस को पीछे करेंगे तो फोकस के अंदर इसको रख देंगे। और ये जो ऑब्जेक्ट होता है, ये जो इमेज है, कौन बनाया है, ऑब्जेक्टिव बनाया है, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। और यहां से मान लो एक रे चला ऐसे, तो ये इसके फोकस से गुजरेगा, इसका भी फोकस कहीं होगा, मान लीजिए ये फोकस है, ठीक है। और एक रे चलेगा ऐसे, ये ऑप्टिकल सेंटर से, तो उधर तो मिलेगा नहीं, इस दोनों रे को इधर मिलाओ, इधर मिलाओगे कहीं तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा रे, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। और यहां मिलेगा तो यहां से एक लाइन खींच दो, ये इमेज बना इतना बड़ा, इसको बोल दो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ठीक है। इसको बोल दो ए डबल डैश बी डबल डैश। इस तरह का कुछ डायग्राम होता है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, ठीक है। इतना छोटा ऑब्जेक्ट को देखो कितना बड़ा ऑब्जेक्ट दिखा दिया, ये बड़ा इमेज बना दिया। तो इसमें दो चीज समझने वाली बात है, दो या तीन चीज समझने वाली बात है। सबसे पहले लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होता है, देखो ये ऑब्जेक्टिव के द्वारा इमेज ये बनाया गया है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये इमेज डिस्टेंस हो गया, इमेज डिस्टेंस को वी से डिनोट करते हैं, तो ये वी नोट हो गया। और ये इसके लिए, ये जो इमेज है, ये आईपीस के लिए किसका काम किया, ऑब्जेक्ट का काम किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों यूई। तो लेंथ ऑफ ट्यूब जो होता है, एल का मान, ये होता है दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस, दैट इज वी नोट प्लस यूई के बराबर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्यूब जो होता है वो वी नोट प्लस यूवी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? दूसरी बात, इसमें जो बीच में देखो तीन ऑब्जेक्ट और एक इमेज ये बना, दूसरा इमेज फाइनल इमेज ये है, ठीक है। ये जो बीच में इमेज बना है इसको कहा जाता है बच्चों इंटरमीडिएट इमेज। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। नोट्स में आपने पढ़ा भी होगा या फिजिक्स में आपने पढ़ा भी होगा, इंटरमीडिएट इमेज कहा जाता है बच्चों इसको, ठीक है। इंटरमीडिएट मतलब माध्यमिक, ये बीच में बना है इमेज और मध्य में बना है, और ये फाइनल इमेज होता है। तो देखो इंटरमीडिएट इमेज जो है ये कौन बनाया है, ऑब्जेक्टिव बनाया है। तो ये ऑब्जेक्ट का ये रियल इमेज है, ये क्या है, रियल। रियल के साथ साथ ये इन्वर्टेड भी है, उल्टा भी है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है इंटरमीडिएट इमेज। लेकिन फाइनल इमेज जो बनता है बच्चों, ये देखो इधर बढ़ाए तब जाके मिला है, तो ये वर्चुअल बना है। और वर्चुअल में ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये कैसा बना है, उल्टा बना है। तो वर्चुअल के साथ ये इमेज कैसा बना रहा है, इन्वर्टेड बना रहा है। दूसरी बात देखो, इसका फोकल लेंथ कम होता है, आईपीस का फोकल लेंथ ज्यादा होता है। यानी ऑब्जेक्टिव से ज्यादा फोकल लेंथ किसका होता है बच्चों, आईपीस का होता है। क्लियर है ये चीज? और इसमें लेंथ ऑफ ट्यूब कितना हो गया, वी नोट प्लस यूई के बराबर। फॉर इंक्रीजिंग मैग्निफिकेशन, इसके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी है आगे, मैं दिखाता हूं आपको। मैग्निफिकेशन यानी मैग्निफिकेशन का मतलब हुआ कि इस ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा इमेज बनाया, ये फाइनल इमेज कितना गुना बड़ा बना, ये डिपेंड करता है यूनिट पे। और यूनिट का वैल्यू, यूनिट का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव से कितना यूनिट की दूरी पर, ये ऑब्जेक्टिव से कितना यूनिट की दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है। ये जितना नजदीक रखेंगे बच्चों, इस लेंस के जितना नजदीक ये वस्तु रखेंगे उतना क्लियर और बड़ा इमेज बनेगा, ठीक है। इसीलिए यूनिट का वैल्यू क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। वी नोट लार्ज होना चाहिए, ये दूरी, ये इमेज जितना दूर बनेगा उतना ज्यादा बड़ा इमेज दिखेगा आपको। और एफ नोट का वैल्यू स्मॉल होना चाहिए, इसका फोकल लेंथ जो होना चाहिए ये ऑब्जेक्टिव का, ये छोटा होना चाहिए, तब जाके आपको मैग्निफिकेशन बढ़िया आएगा। अच्छा, इंटरमीडिएट इमेज कैसा है, इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव जो इमेज बनाया, ये ऑब्जेक्टिव ये इमेज बनाया है, ये कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, लार्ज होता है, और ये रियल होता है, रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज होता है। ये समझ में आया? ये समझ में आया तो चलो इसे नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, या फिर मैं एक और चीज आपको बताने जा रहा हूं, किसी से बोलना मत। देखो ये जो मैग्निफिकेशन होता है बच्चों, इसका किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन होता है उसका फॉर्मूला क्या है, माइनस वी नोट बाई यू नोट इंटू 1 प्लस टी बाई एफ ई के बराबर। ये कब होता है, जब इमेज कहां बनेगा, इमेज बनना चाहिए आपको नियर पॉइंट पे। नियर पॉइंट का मतलब हो गया डी डिस्टेंस पर इमेज बनेगा, डी डिस्टेंस पर इमेज बनेगा, ठीक है। फाइनल इमेज कितना दूरी पर, डी यूनिट की दूरी पर।
ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला ये भी है, माइनस एल नोट बाई एफ ई इंटू 1 प्लस टी बाई एफ ई के बराबर होता है। एल नोट क्या है बच्चों? लेंथ ऑफ ट्यूब है। यहाँ पे एल नोट को एल नोट नहीं दो, यहाँ पे एल दो। एल क्या है यहाँ पे? लेंथ ऑफ ट्यूब है। ये फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हो। और जब नियर पॉइंट पे बनेगा तब ये होगा, लेकिन फार पॉइंट पे बनेगा बच्चों, फार पॉइंट पे तो ये हो जाएगा माइनस वी नोट बाई यू नोट इंटू डी बाई एफ ई के बराबर, डी बाई एफ ई के बराबर। ई जितना है वो आईपीएस के लिए है और ओ जितना यूज कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव के लिए यूज कर रहे हैं। ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है? ये भी वैल्यू आप याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कम होता है किसके मुकाबले? आईपीएस के मुकाबले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे साथ आगे बढ़िए, आगे चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन कैसा है, ध्यान से देखना है, ध्यान पूर्वक, और सारे फॉर्मूला को पहले अच्छी तरह से पढ़ लेना है, उसके बाद हम लोगों को इस क्वेश्चन पे आना है। चलिए 62 नंबर प्रॉब्लम क्या है बच्चों? ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर, अच्छा, यदि हम ट्यूब के लेंथ को इंक्रीज करते हैं, जैसे ये लेंस है और ये ऑब्जेक्टिव होता है, ये क्या होता है? आईपीस। ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की दूरी को बढ़ाओगे, जितना बढ़ाओगे एल बढ़ाओगे, मैग्निफिकेशन डिक्रीज करेगा बच्चों। मैग्निफिकेशन क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, और ये वैल्यू होगा इसमें मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट ऑफ द मैग्नीफाइंग फॉर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये कौन सा फॉर्मूला ये सही है? तो याद करो, माइनस एल बाई एफ नोट इंटू डी प्लस एफ डी बाई एफ ई, 1 प्लस डी बाई एफ ई, यही फॉर्मूला है, माइनस एल बाई एफ नोट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई के बराबर। यानी ऑप्शन ए जो बच्चों है वो करेक्ट है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला अभी मैंने बताया भी था, इससे पहले बताया था ना, देख लो ठीक से। ठीक है, द इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ऑब्जेक्टिव लेंस किसको बोलते हैं बच्चों? जो ऑब्जेक्ट की तरफ रहता है, पहला वाला, और आईपीस होता है जो आई की तरफ रहता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कैसा इमेज बनाता है? तो पहले तो ऑब्जेक्टिव ही इमेज बनाता है ना, यही ऑब्जेक्टिव इमेज बनाता है पहले। वो कैसा होता है? उल्टा होता है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है। तो यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड आपको ऑप्शन ढूंढना होगा, रियल एंड डिमिनिश्ड, रियल एंड लार्ज, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड लार्ज। यहाँ पे बच्चों रियल एंड इन्वर्टेड एक ऑप्शन होना चाहिए था। अगर रियल इन्वर्टेड नहीं है तो रियल एंड लार्ज देखो, छोटा सा ऑब्जेक्ट को बड़ा कर देता है ये। ठीक है, रियल बनाता है, इन्वर्टेड बनाता है, और ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनाता है यहाँ पे। ठीक है, तो आप रियल एंड लार्ज बोल सकते हो इसको, रियल एंड लार्ज, रियल एंड डिमिनिश्ड नहीं, यही होगा, सही है। लेकिन ऑप्शन एक्चुअली में होना चाहिए रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड ये इमेज बनता है, और मैग्नीफाइड इमेज भी बनता है। मैग्नीफाइड को आप लार्ज बोल सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में बच्चों अगला, इंटरमीडिएट इमेज फॉर्म्ड बाय, इंटरमीडिएट इमेज फॉर्म्ड इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इंटरमीडिएट मतलब वही अभी जो पढ़े हैं, और ऑब्जेक्टिव के द्वारा जो इमेज बनता है, ऑब्जेक्टिव के द्वारा, और ये होता है बच्चों आईपीस। इसके द्वारा जो इमेज बनता है बच्चों, ये रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, यानी ये रियल इमेज है, ये इन्वर्टेड उल्टा भी है, और ये लार्ज भी बनता है। यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा रियल, इन्वर्टेड एंड लार्ज, ये ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है? क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए एफओ और एफ में क्या रिलेशन होना चाहिए? तो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बच्चों छोटा होना चाहिए, आईपीस का फोकल लेंथ क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, तभी आपको मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा, बड़ा से बड़ा इमेज बना देगा ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी इज करेक्ट है, एफ नॉट लेस देन एफ ई है। चलो इसको भी नोट कर लिया जाए, इसको भी नोट कर लिया जाए। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? नेक्स्ट तो पॉइंट है सर, नेक्स्ट क्या है? पॉइंट है, इसके बाद भी पॉइंट है, बिल्कुल पॉइंट है, अरे रे पॉइंट है। चलो हम लोग देखते हैं 1 नंबर पॉइंट्स, पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, टॉपिक वाइज, जिस तरह से सीक्वेंस आपको एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है उस सीक्वेंस में हम लोग पढ़ते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। चलिए अब ये क्या होता है बच्चों? टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये यूज किया जाता है। टेलीस्कोप मतलब दूरबीन होता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मतलब खगोलीय दूरबीन है।
दूरबीन से क्या करते हो हम लोग, बहुत दूर दूर जो ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए क्या यूज किया जाता है, दूरबीन यूज किया जाता है। जैसे स्टार को देखना है तो दूरबीन यूज करेंगे, हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट को देखना है तो उसके लिए दूरबीन यूज किया जाता है, चांद को एकदम अच्छे तरीके से देखना है और बड़ा देखना है तो उसके लिए टेलीस्कोप यूज करते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों, स्टार लाइक प्लैनेट, ये इस सबको देखने के लिए यूज किया जाता है। कन्वेक्स लेंस, इसमें कितना कन्वेक्स लेंस होता है, 2, इसमें भी कन्वेक्स लेंस होता है, लेकिन इसमें जो पहला वाला कन्वेक्स लेंस होता है बच्चों, ये बहुत बड़ा होता है, जो ऑब्जेक्ट की तरफ रहेगा। ठीक है, तो देखो मान लो ये ऑब्जेक्टिव है, ये है ऑब्जेक्टिव, और हम लोग पढ़ भी रहे हैं ऑब्जेक्टिव, ना ना ना, वो ऑब्जेक्टिव अलग है, इस लेंस का नाम है ऑब्जेक्टिव। क्लियर है, ये लेंस का नाम है ऑब्जेक्टिव क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरफ रहता है। अब जैसे मान लो कि ये दूरबीन है मेरा, ये दूरबीन है, ऐसे देखना है, ठीक है, यहां से दूरबीन है, तो ये जो जिधर आंख रखेंगे यहाँ एक लेंस रहता है और एक लेंस सामने रहता है, तो यहाँ जो लेंस रहेगा उसको ऑब्जेक्टिव बोलेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को फोकस करेगा, और ये मेरे आंख के पास रहेगा प्यारे आईपीस, यहाँ पे लेंस रहेगा आईपीस बोलेंगे इसको। तो देखो यहाँ पे लेंस रहेगा और ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट पे, इस लेंस के लिए वो कहाँ है, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है। क्लियर है, तो यानी इनफाइनाइट का ये जो यहाँ जो लेंस रहेगा वो इनफाइनाइट का इमेज कहाँ बनाएगा, ये अपने फोकस पे बनाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इनफाइनाइट से जो ऐसे रे जाती है, मान लो ऐसे 2 रे आया, तो ये रे दोनों जहां कटेगा वहां पे इमेज बनेगा, और ये जो इमेज बनेगा वो कितनी दूरी पर बनेगा, f0 दूरी पर बनेगा। क्लियर है, क्लियर है, चलो अब यहां पे देखो बच्चों, ये जो इमेज बना है इसको भी हम लोग इंटरमीडिएट इमेज बोलते हैं, या ऑब्जेक्टिव के द्वारा इमेज फॉर्म किया गया है। अब जो दूसरा लेंस होता है बच्चों, उसका फोकल लेंथ होता है इससे कम, इसका दोनों चीज बड़ा होता है, फोकल लेंथ भी बड़ा होगा आईपीस से, ये आंख की तरफ रहता है लेंस, ये वाला लेंस छोटा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग आईपीस, आईपीस या ओकुलर बोलते हैं। अब सेम काम जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में किए थे, इस आईपीस के दूरी को, दोनों के लेंस के बीच की दूरी को घटाया बढ़ाया जाता है। ठीक है, और इसका जो फोकस रहेगा, इस फोकस के अंदर, इस फोकस के अंदर रखा जाता है इस इमेज को, और इसी का बड़ा सा इमेज बनता है इधर की तरफ, जो कि उल्टा बनता है। अब बच्चों चांद तो गोल है, उल्टा दिखाए सीधा दिखाए क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उसको भी सीधा सीधा देखा जाता है। आजकल का जो एडवांस्ड टेलीस्कोप है वो सीधा इमेज बना के ही देता है। ठीक है, तो यहां बनता है बच्चों फाइनल इमेज। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बिल्कुल उल्टा था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये लेंस छोटा था, ये लेंस बड़ा था, आंख के पास का लेंस बहुत बड़ा था। ठीक है, FO ग्रेटर देन FE होगा। इसका अपर्चर इसलिए बड़ा होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट पे, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट पे, तो इसका फोकस, ऑब्जेक्टिव का फोकस ये हो गया बच्चों। ठीक है, इसमें लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होगा बच्चों, देखो अब इस आईपीस के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हुआ, इसको यू ही बोल सकते हो, और लेंथ ऑफ ट्यूब बोलते हैं दोनों लेंस के बीच के डिस्टेंस को, ये हो जाएगा f0 प्लस यूई के बराबर, यानी लेंथ ऑफ ट्यूब हो जाएगा f0 प्लस यूई के बराबर। क्लियर है, क्लियर है ये चीज, ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ को f0 बोले हैं, आईपीस के फोकल लेंथ को fe बोले हैं, ये सब सारा चीज क्लियर है। चलिए अब इसके मैग्नीफाइंग पावर की बात करते हैं हम लोग। मैग्नीफाइंग पावर की बात, देखो इसका जो मैग्नीफाइंग पावर होता है बच्चों, ये क्या है, ये मैग्नीफाइंग पावर है m इक्वल टू -FO/FE होगा, जब इमेज कहां बनेगा, इनफाइनाइट पे, जब इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा तो होगा -F0/FE, और जब फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बनेगा तो इसका फॉर्मूला होगा -FO/FE इंटू होगा, इंटू 1 प्लस FE/D के बराबर, FE/D के बराबर। क्लियर है, और ट्यूब लेंथ देखो कितना है, f0 प्लस यूई, अभी अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, ये इसको ऐसे लिखेंगे f0 प्लस यूई के बराबर, ये बड़ा सा u। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, इससे बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या होता है, जिधर जो लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ रहेगा इसका फोकल लेंथ बड़ा होना चाहिए और आईपीस का फोकल लेंथ कम होना चाहिए, यानी FO ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, FE के बराबर, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट है, साफ साफ देख सकते हो आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट इज, नॉर्मल एडजस्टमेंट समझे बच्चों, नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं जब इमेज बने कहां पे, फाइनल इमेज कहां पे बने, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी।
जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनता है तो बोलते हैं इसको जो टेलीस्कोप को नॉर्मली एडजस्टेड किया गया है और इस कंडीशन में आंख रिलैक्स होता है, रिलैक्स्ड है। देखिए कोई वस्तु यदि बहुत नजदीक है तो इसको पूरा देखने के लिए आपको पूरा आंख खोलना होगा ऐसे, और जो कोई वस्तु दूर है उसको देखने के लिए एकदम आप रिलैक्स रहता है, मेरा आंख पूरा स्ट्रेन नहीं रहेगा, इसमें पूरा रिलैक्स रहेगा। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में आई जो होता है वो रिलैक्स्ड पोजीशन में होता है। तो यहाँ पे नॉर्मल एडजस्टमेंट के बदले अगर रिलैक्स्ड भी दे दे तब भी यही आंसर होगा जो अभी हम लोग करने वाले हैं। ये इसका हम लोगों ने मैग्नीफाइंग पावर पढ़ा बच्चों, m बराबर जब इनफाइनाइट पे इमेज बनता है तो माइनस FO बाय FE, कब? जब इनफाइनाइट पे बनता है। तो FO बाय FE देख लो किसमें है। अब आप सोच रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे के मन में क्वेश्चन होगा कि माइनस क्यों लगाया सर। देखिए माइनस इसलिए लगाया है कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब होता है इन्वर्टेड इमेज बनना। जैसे ये ऑब्जेक्ट ऐसा था तो फाइनल इमेज कैसा बना है, उल्टा बनता है इसमें, इसीलिए इसको इन्वर्टेड इमेज है, इसीलिए माइनस लगता है इसमें। खैर ऑप्शन में माइनस नहीं है तो आप F0 बाय FE मार सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, द फाइनल इमेज इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो लास्ट में जो इमेज बनता है वो कैसा होता है, तो वो तो होता है बच्चों वर्चुअल। लास्ट वाला इमेज कैसा होता है, वर्चुअल होता है। वर्चुअल के साथ साथ इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है ना, ऑब्जेक्ट जैसा रहता है उसका उल्टा इमेज बना के देता है। तो देखिए इसमें वर्चुअल एंड इन्वर्टेड ऑप्शन कौन सा है, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड ऑप्शन ये है, ऑप्शन सी नंबर, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए। अगला पॉइंट है बच्चों स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जरूर आपने सुना होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों प्रकाश का प्रकीर्णन। इसको समझते हैं, आइए जरा ये क्या होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो गैस कोई भी मीडियम से, कोई भी गैसियस मीडियम से जब पास करती है, देखो यहां देखो, इस एक डब्बा लिया मैंने शीशा का, इसमें भर दिया गैस का मॉलिक्यूल्स, गैस भर दिया इसमें, ठीक है, ले जाओ अब खाना पकाना इसमें। LPG गैस नहीं है, कोई भी गैस हो सकता है इसमें। तो मान लो इसमें कोई रे ऑफ लाइट हम भेजें, रे ऑफ लाइट, लाइट गई, मान लो हम इसमें व्हाइट लाइट भेजें, ठीक है। तो ये क्या करता है, गैसियस मीडियम का नेचर क्या होता है, ये कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये गैस का मॉलिक्यूल जैसे ही लाइट इस पे पड़ेगा या इस पे पड़ा या इस पे पड़ा, तो ये क्या किया, लाइट को क्या करता है, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, तो वो इसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद फिर से इसको इमिट कर देता है चारों डायरेक्शन में। जैसे मान लो यहां बना देते हैं, ये मॉलिक्यूल है सपोज करो, इस पे लाइट आया तो ये लाइट क्या किया, ऑब्जॉर्ब किया, और हर डायरेक्शन में लाइट को इमिट कर देता है, एब्जॉर्ब करके हर डायरेक्शन में। यानी ये जिधर जा रहा था उधर जाने नहीं दिया, क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, और ये चारों तरफ छितरा दिया लाइट को। इसी घटना को बोलते हैं बच्चों हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। अब स्कैटरिंग किस पे डिपेंड करता है, किस कलर का ज्यादा स्कैटरिंग होगा। तो देखो स्कैटरिंग जो होता है बच्चों, स्कैटरिंग रेले क्राइटेरियन है, ये रेले के द्वारा दिया गया सिद्धांत है कि स्कैटरिंग जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा का पावर 4 होता है, ठीक है। यानी जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना कम स्कैटरिंग होगा उसका। स्कैटरिंग का मतलब होता है लाइट का छितरा जाना, ठीक है, किसी मीडियम में पहुंचा। जैसे आप देखो फॉग में, ओस में, या फिर धुआं में आप लाइट जला के देखो, आर पार नहीं हो पाता है, धुआं के आर पार आपको नहीं दिख पाता है, क्योंकि लाइट जाएगी आर पार तब ना दिखेगा आपको उधर का ऑब्जेक्ट, ठीक है, या उधर से भी रिफ्लेक्ट होकर लाइट आएगा तब ना। तो धुआं में, फॉग में, इस सब में स्कैटरिंग होता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में भी बच्चों स्कैटरिंग होता है। तो इसका मतलब हुआ कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसका स्कैटरिंग कम होगा, कम छितराएगा वो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड का, रेड का सबसे ज्यादा होता है, तो इसका स्कैटरिंग क्या होगा बच्चों, इसका स्कैटरिंग सबसे कम होगा। यानी रेड लाइट दूर से भी आएगी तो ये छितराएगा नहीं, ये सीधा हमारी आंख तक पहुंचेगा। और सबसे कम स्कैटरिंग होता है बच्चों ब्लू कलर का। हमारे वायुमंडल में सबसे कम स्कैटरिंग, सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होता है ब्लू कलर का, क्योंकि इसका वेवलेंथ क्या होता है, कम होता है, इसीलिए इसका स्कैटरिंग क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो देखो एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे स्काई का ब्लू दिखना, मोर द वेवलेंथ, देखो एक टॉपिक और है, मोर द वेवलेंथ लेस स्कैटर्ड, जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना कम स्कैटरिंग होगा, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है स्काई अपीयर्स ब्लू, आकाश नीला क्यों दिखता है, आकाश ऊपर की तरफ देखो आसमान नीला दिखता है, क्यों दिखता है, क्योंकि देखो अगर ये मान लो अर्थ है, अगर ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है। और सन से जो बच्चों लाइट आती है व्हाइट लाइट, उसमें 7 कलर होता है, 7 कलर होता है ना, जिसको आप क्या बोलते हो, विबग्योर बोलते हो,
ठीक है, सब कलर तो अर्थ तक पहुंच जाता है, ठीक है, लेकिन ब्लू कलर जो होता है ये वायुमंडल में छितरा जाता है, ऐसे ब्लू कलर पूरा वायुमंडल में ऐसे छितरा जाएगा, हर जगह ब्लू 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 दिखाई देगा। इसीलिए हम लोग ऊपर देखते हैं तो आकाश कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर है? तो अगर जहां वायुमंडल है, वायुमंडल ऐसे नहीं आपको स्काई ब्लू दिखा, अगर जहां वायुमंडल नहीं है वहां से आप स्काई को देखिएगा तो आपको ब्लैक दिखेगा, कोई भी कलर नहीं दिखेगा, स्कैटरिंग होगा ही नहीं किसी कलर का तो आपको दिखेगा नहीं, और कोई कलर नहीं दिखना को ही ब्लैक बोलते हैं हम लोग, ठीक है। चंद्रमा पर से आप आकाश को देखिएगा तो आपको ब्लैक नजर आएगा, स्पेस से आकाश को देखिएगा तो ब्लैक नजर आएगा। अच्छा, सन अपीयर्स रेड एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखता है, सन कैसा दिखता है, रेड दिखता है। क्यों? क्योंकि देखो सूर्योदय के समय क्या होता है बच्चों, इस चीज को समझना। सूर्योदय के समय क्या होगा एक्चुअली में, जैसे मान लो ये सन है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर है, ये सॉरी सन नहीं है, ये अर्थ है। ओहो, क्या हो गया सर आपको? हम लोग सन पे रहते हैं? नहीं नहीं नहीं, हम लोग अर्थ पे रहते हैं, जला के रख देगा सन। अच्छा, ये अर्थ का क्या है, एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है। जैसे ये हॉरिजन लाइन है, सपोज करो ये हॉरिजन लाइन है, मान लो ये एटमॉस्फेयर है ऐसा, ये है वायुमंडल, ये क्या है, ये है वायुमंडल पृथ्वी का, ये हॉरिजन लाइन है। मान लो ये सन है ऐसा, सन जैसे इस हॉरिजन लाइन से ऊपर आता है तो सूर्योदय होता है, और ये घूमते घूमते सन ऊपर तक आता है, फिर लगता है हम लोग को इधर चला गया, नीचे चला गया ये लाइन से, तो ये सूर्यास्त हो गया। अगर मान लीजिए कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, उसके लिए सूर्योदय कब होगा, जब ये ऊपर आएगा, सन इसके लाइन से ऊपर आएगा, ठीक है। ये रहा वायुमंडल। तो देखो जब सूर्योदय होता है ये सनराइज का टाइम है, ये सनराइज का टाइम है, और ये सनसेट का टाइम है, ठीक है। तो जब सूर्योदय होगा तो यहां से जो सन से जो लाइट आती है, तो ये वायुमंडल में इतना डिस्टेंस कवर किया, ये देख लो, ठीक है, ये देख लो कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, ये डिस्टेंस कवर किया, ये लाइट, यानी वायुमंडल में इतना डिस्टेंस कवर किया, इतना, ठीक है। और जब सन हमारे एकदम सर के ऊपर रहता है ऐसे, ठीक है, तब जो लाइट आती है तो ये वायुमंडल में कितना डिस्टेंस कवर किया, इतना डिस्टेंस कवर किया। पृथ्वी के वायुमंडल में कम डिस्टेंस कवर किया जब ऊपर है, तो ये होता है आफ्टरनून का समय, आफ्टरनून, नून का समय है सर, नून नून आफ्टरनून, ठीक है। सनराइज के समय देखो ज्यादा डिस्टेंस कवर करने के कारण लाइट का स्कैटरिंग क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि वायुमंडल में जितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो लाइट को स्कैटर्ड कर देंगे, तो सारा लाइट का स्कैटरिंग होगा, लेकिन कम, सबसे कम स्कैटरिंग कितना किसका होता है बच्चों, रेड कलर का। तो रेड कलर ही हमारी आंख तक पहुंच पाता है यहाँ तक, ठीक है, बाकी कलर का स्कैटरिंग हो जाता है। लेकिन जब आफ्टरनून के समय में ये वायुमंडल में ये जो लाइट है ये कम डिस्टेंस कवर करता है, व्हाइट लाइट, इसीलिए इसका स्कैटरिंग कम होता है, इसलिए आपको सूर्य उजला दिखाई देता होगा, दोपहर के समय में उजला टाइप का दिखता रहता है, क्योंकि सारा कलर हमारी आंख तक पहुंचता है। तो ये था ऑल अबाउट स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट से किस तरह के प्रॉब्लम्स है। Which of the following relations is correct for intensity of scattered light and wavelength of light? ठीक है, स्कैटरिंग जो होता है बच्चों, या स्कैटरिंग का ये लाइट का जो इंटेंसिटी होगा वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेमडा के पावर 4 का। अभी अभी हम लोगों ने देखा था, तो आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा का पावर 4 की तरह है, किधर है, यहाँ है। क्लियर है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू लाइट अंडरगोज, लाइट का क्या होता है जिसके कारण आपको आकाश जो है वो नीला दिखता है, तो रिफ्लेक्शन होगा नहीं, रिफ्लेक्शन होगा नहीं, रिफ्रैक्शन होगा नहीं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ऐसा होता है। अच्छा, एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट सन अपीयर्स रेड ड्यू टू लाइट कमिंग फ्रॉम द सन अंडरगोज, यानी जब सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है तो सूर्य जो है वो लाल दिखता है, इसकी वजह क्या है, इसका वजह भी बच्चों क्या है, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे चलो, बढ़े चलो, बढ़ते चलो। सर्ज तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए, सुन सुन सुन, जल्दी से सुन, सब सुनो। Which of the color will get more scattered? सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किस कलर का होगा बच्चों, किस कलर का होगा, सबसे ज्यादा किसका स्कैटरिंग होता है बच्चों, ब्लू कलर का। देख लो रेड, ग्रीन, ब्लू और वाइट, येलो में, ये बता चुके हैं हम लोग।
Which of the color of light is used as green signal? ग्रीन सिग्नल नहीं होना चाहिए, कुछ तो मिस्टेक है, एज डेंजर सिग्नल होना चाहिए बच्चों। यहाँ पे करेक्ट कर लोगे, डेंजर सिग्नल। डेंजर सिग्नल के तौर पे, खतरनाक सिग्नल के लिए क्या यूज किया जाता है? रेड सिग्नल, सबको पता होगा। रेड सिग्नल जैसे ही लगता है सारी गाड़ियां रुक जाती है, ट्रेन भी रुक जाती है, बड़े बड़े गाड़ी रुक जाते हैं रेड सिग्नल पे, ठीक है। तो डेंजर सिग्नल के लिए क्या यूज किया जाता है? रेड सिग्नल, रेड कलर यूज किया जाता है डेंजर सिग्नल के लिए। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक नेक्स्ट है, और जो कि पॉइंट नंबर 23 है, और ये लास्ट भी है बच्चों इस चैप्टर का, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों ह्यूमन आई। ह्यूमन आई, आंख कैसा होता है? आंख जैसे ही आंख का स्ट्रक्चर आता है हम लोग को कुछ इस तरह का, ओहो ये मटका बन गया, ये इस तरह का स्ट्रक्चर आंख का याद आता है, आई बॉल, आई बॉल। और यहाँ पे होता है आई में एक लेंस होता है बच्चों, ठीक है। अब ये लेंस का कमाल ही होता है, ये लेंस किसी भी चीज को हम लोग देखते हैं तो यही लेंस क्या करता है? रेटिना पे इमेज बनाता है। ये रेटिना इस भाग में होता है, अंदर वाले भाग में, और ये रेटिना पे क्या करता है? इमेज को बनाता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ का ऑब्जेक्ट मुझे कुछ देखना है, तो यहाँ से क्या करेगा? एक रे जाएगा यहाँ से, जो कि रेटिना पे ऐसे मिलेगा, और दूसरा रे जाएगा तो लेंस इसको इधर की तरफ मोड़ देगा, और फाइनली इमेज कहाँ बना देगा? रेटिना पे बना देगा। और रेटिना पे जो बच्चों इमेज बनता है, जैसे ऑब्जेक्ट ऐसा रहता है तो इमेज इसका उल्टा बनता है, और बहुत ही छोटा इमेज बनता है। आप देखोगे भी, किसी के आंख में देखोगे तो आपको अपना इमेज उसके आंख में दिखाई देगा, आपको बहुत छोटा इमेज दिखाई देता है, ठीक है। आई में जो लेंस रहता है उसको आई लेंस कहा जाता है बच्चों, ठीक है। आंख में जो लेंस होता है इसको आई लेंस बोलते हैं, और आई लेंस जो होता है वो एक तरह का कन्वेक्स लेंस होता है। कैसा होता है? कन्वेक्स लेंस, ठीक है। और हम लोग की आंख में ऐसी क्षमता है इस लेंस में कि इसलिए लेंस का फोकल लेंथ जो है वो चेंज करता रहता है, फोकल लेंथ चेंज करता रहता है। तुरंत में हम लोग दूर की वस्तु को भी देख लेते हैं, तुरंत में हम लोग कम नजदीक के वस्तु को भी देख लेते हैं। तो ये जो लेंस का फोकल लेंथ अपने आप बदलता रहता है, ठीक है। लेंस का फोकल लेंथ यानी ये आई लेंस का फोकल लेंथ अपने आप जो बदलता रहता है, इसको बोलते हैं बच्चों, इस घटना को पावर ऑफ एकोमोडेशन कहा जाता है। पावर ऑफ एकोमोडेशन, एकोमोडेशन मतलब लेंस के, आई लेंस का फोकल लेंथ अपने आप चेंज होना क्या कहलाता है? पावर ऑफ एकोमोडेशन कहलाता है, ठीक है। तो आई लेंस क्या है? एक कन्वेक्स लेंस होता है। ये कैसा बनाता है इमेज? रेटिना पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। किस पे? रेटिना पे। डी इक्वल टू होता है बच्चों 25 सेंटीमीटर। ऐसा पहले भी बता चुका हूं मैं कि किसी भी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए आंख से कितनी सेंटीमीटर की दूरी चाहिए? 25 सेंटीमीटर की आंख से दूरी चाहिए। इसको कहा जाता है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहा जाता है। कलर ऑफ लाइट इज सेंस्ड बाय रॉड एंड कोन्स ऑफ रेटिना। इससे रॉड और कोन्स जुड़ा हुआ रहता है, जो डायरेक्ट मस्तिष्क से जुड़ा रहता है, माइंड से जुड़ा हुआ रहता है। यही डिसाइड करेगा कि कौन सा कलर आप देख रहे हैं, रॉड एंड कोन्स। क्लियर है चीज? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं कि आंख खराब क्यों हो जाता है, आई डिफेक्ट। कोई बोलेगा आपको कि कोई नजदीक का वस्तु नहीं दिख रहा है ढंग से, दूर का वस्तु दिख रहा है। कोई बोलता है दूर का हमको दिखाई नहीं देता है, भाई मुझे नजदीक का तो साफ साफ दिखाई देता है। ये सब क्या है बच्चों? इसको कहा जाता है आई डिफेक्ट। आई डिफेक्ट, ये सब जान जाओगे तभी आपको ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो देखो आई डिफेक्ट कितने तरह का होता है? आई डिफेक्ट होता है बच्चों 4 तरह का, ठीक है। एक है मायोपिया, एक है मायोपिया। मायोपिया को और भी बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस भी बोलते हैं, शॉर्ट साइटनेस। ये क्या होता है? मायोपिया। मायोपिया का मतलब होता है कि ये नियर के ऑब्जेक्ट को सिर्फ देख सकता है, और दूर के ऑब्जेक्ट को ये क्लियरली नहीं देख सकता है। देखेगा लेकिन झिलमिल सा दिखाई देगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, ठीक है। दूर की वस्तु झिलमिल दिखाई दे रही है लेकिन नजदीक की वस्तु को साफ साफ देख सके, उसको बोलते हैं हम लोग मायोपिया। मायोपिया मेरे पिया, प्यारे मायोपिया। रीजन क्या है बच्चों? क्या वजह हो सकती है कि ये दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है और नजदीक की वस्तु को ये क्लियरली देख रहा है? इसको बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया मतलब नजदीक का वस्तु दिखा और दूर का वस्तु धूमिल सा हो गया, खो गया कहीं। अच्छा, रीजन क्या है बच्चों मायोपिया का? देखो एक्चुअली क्या है कि ये डिक्रीज इन फोकल लेंथ, डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। आई लेंस, आंख में जो लेंस होता है उसका फोकल लेंथ कम हो जाना, इसकी वजह हो सकती है। एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल,
आई बॉल का एलोंगेट हो जाना, आई बॉल का तन जाना, ठीक है, आई बॉल का तन जाना, या फिर क्या आई लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो कम हो जाना। तो इसको हटाने के लिए, दूर की वस्तु को भी देख पाए, इसके लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं? कनकेव लेंस यूज करते हैं। देखो एक्चुअली में क्या होता है मायोपिया में, मैं आपको रफली थोड़ा सा यहां बता देता हूं, आपने पढ़ा भी होगा। तो देखो नॉर्मल आई कैसा होता है बच्चों? नॉर्मल आई में क्या होता है बच्चों? ये नॉर्मल आई है, एक हेल्दी आई है, हेल्दी जिसके आंख में कोई बीमारी नहीं है, वो आई है ना, कान्हा नहीं है, ठीक है, मोतियाबिंद भी नहीं है। तो कोई भी वस्तु जो दूर से है, दूर से जो कोई किरण आएगी, मान लो यहाँ कोई वस्तु है दूर में, और दूर की वस्तु को चूंकि देख नहीं पा रहा है, तो यहाँ जो दूर की वस्तु भी आएगी तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चों, ये कहां जाके बनेगा? रेटिना पे जाके ही बनेगा। ये होता है रेटिना वाला पार्ट, ठीक है। यानी आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, इमेज कहां पे बनना चाहिए? आपके आंख में, रेटिना पे बनना चाहिए। तो ये रेटिना पे बन जाए तो ये नॉर्मल आई है। नॉर्मल आई मतलब ये अनडिफेक्टेड आई है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन जब किसी को दूर का वस्तु नहीं दिखता है, उसके साथ क्या होता है? हे राम, उसके साथ क्या होता है सर? ये लेंस है मान लो, ठीक है, इधर रेटिना है, इधर रेटिना। मान लो कोई दूर का ऑब्जेक्ट है, ऐसा दूर से ऐसी किरण आ रही है, ये ऐसे मुड़ा, और आई लेंस क्या करता है? इसको मोड़ देता है। जल्दी क्यों मोड़ देगा? इसका फोकल लेंथ क्या हो गया है? कम हो गया। तो अपना ये फोकस इसका इधर पे रहना चाहिए था, और दूर रहना चाहिए था, ताकि रेटिना पे इमेज बने। लेकिन इस आई लेंस का फोकल लेंथ क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो ये जल्दी मोड़ देता है, इधर ही मोड़ दिया, हाय रे हाय, इमेज रेटिना से पहले बन गया। इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों मायोपिया, मायोपिया, ठीक है, निकट दृष्टि दोष जिसको हिंदी में बोलते हो आप लोग, ये होता है। अब इसको दूर करने के लिए क्या करें भाई? ये किरण जाके यहां कटता है, जैसे यहां कट रहा है, वहां जाके कट रहा है, रेटिना पे जाके कट रहा है दोनों, तो यहां इमेज बन रहा है, ठीक है। इसके लिए क्या करें? इस रे को और ज्यादा उठा करके कम से कम रेटिना पे जाके देना पड़ेगा, और ये रे को डाइवर्ट करने का काम कौन करता है? कनकेव लेंस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं? आंख से पहले चश्मा पहना देते हैं, इस आंख को यहाँ पे लगा दिए एक चश्मा। कौन सा चश्मा है ये? कनकेव लेंस। अब जो कोई रे आएगा तो इसको ये ऊपर उठा देगा, ऊपर उठाने से क्या होगा? ये जाके कहाँ जाएगा? रेटिना पे। इधर से भी कोई रे आया तो ये उसको और हटा दिया इधर की तरफ, और तब ये लेंस क्या करेगा? और मोड़ देगा, और जाके इमेज रेटिना पे बना देगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज? तो मायोपिया को दूर करने के लिए कनकेव लेंस की जरूरत पड़ती है। उसी तरह सेम केस सोचना जरा, इसके लिए हाइपरमेट्रोपिया, इसको लॉन्ग साइटनेस भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है जो सिर्फ आई कैन सी फार ऑब्जेक्ट ओनली, फार होगा बच्चों यहाँ पे FAR, फार ऑब्जेक्ट। फार ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा दूर ऑब्जेक्ट है, दूर ऑब्जेक्ट को वो देख लेता है, ठीक है, लेकिन नजदीक के वस्तु को ये क्लियरली देख नहीं पाता है, नजदीक के वस्तु को। बट नियर ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्लियरली विजिबल नहीं होता है। नियर ऑब्जेक्ट इज नॉट क्लियरली विजिबल, नॉट क्लियरली विजिबल, नहीं दिखता है। इस ऐसे दोष को बोलते हैं हम लोग दूर दृष्टि दोष, जिसमें दूर का दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता है। इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। इसकी वजह क्या हो सकती है बच्चों? फोकल लेंथ का बढ़ जाना। फोकल लेंथ बढ़ जाता होगा, फोकल लेंथ बढ़ेगा तो क्या होगा? ये देखो जरा, ये तो नॉर्मल आया है, फोकल लेंथ के बढ़ने से क्या होगा? ये हम बात कर रहे हैं अब हाइपरमेट्रोपिया की। हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो ये मान लो आई है, और यहाँ पे आई लेंस है, इसका फोकल लेंथ बढ़ गया है। अब ये रे ऐसे आया मान लो, ठीक है, जैसे मान लो नजदीक का कोई वस्तु है, सपोज करो नजदीक में, आई के नजदीक यहाँ कोई वस्तु है, यहाँ से कोई रे आया तो इसको ये ऐसे मोड़ दिया, और इधर से एक और रे आया लेंस में, ये ऐसे मोड़ दिया, ले ये दोनों रे कटा ही नहीं, ये रेटिना पे कटा ही नहीं, तो इमेज कहां से बनेगा? इमेज बना ही नहीं। अब ऐसा लगता है कि इसको बढ़ाया जाए, इसको बढ़ाया जाए तो रेटिना के पीछे इमेज बनेगा। अब क्या आंख फाड़ के इमेज बनेगा? नहीं बन सकता है। तो ये केस है हाइपरमेट्रोपिया का। अब यहां क्या करना होगा? इसमें क्या करना पड़ा था? मायोपिया में रे को और ऊपर उठाना पड़ा था, डाइवर्ज करना पड़ा था। इसमें रे को कन्वर्ज करना पड़ेगा। दोनों रे को अगर कन्वर्ज कर दिया जाए, यानी इस दोनों को मिला दिया जाए, तो मिलाने के लिए आप कौन सा लेंस यूज करोगे? मिलाने के लिए सोचो कौन सा लेंस यूज करोगे? तो कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। इसमें रटना नहीं बच्चों, कॉन्सेप्ट को समझो। जैसे मान लो यहां दूर, यहां वस्तु है, नजदीक का वस्तु है, ये नहीं देख पा रहा, तो इसको एक चश्मा पहना दिए, लो
कन्वेक्स लेंस का चश्मा पहना दिया। अब ये क्या करा, जब रे जाएगा तो पहले इस कन्वेक्स लेंस पे जाएगा, ये थोड़ा सा मोड़ देगा और ये और मोड़ देगा, और इधर से जो रे आएगा ये थोड़ा सा मोड़ दिया और ये और मोड़ दिया, जाके कहाँ कटेगा, ये रेटिना पे जाके लगभग कट जाता है। ठीक है, तो यानी कि हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए हम लोग कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, जबकि रेमेडाइड का मतलब होता है निवारण करना, रिड्यूस्ड बाय कन्वेक्स लेंस, इसको कम करने के लिए कन्वेक्स लेंस का चश्मा पहनाया जाता है। मायोपिया को कम करने के लिए कनकेव लेंस का सहारा लिया जाता है। एक होता है बच्चों प्रेस बायोपिया, तीसरा जो आई डिफेक्ट है उसका नाम है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, ना ही नजदीक का वस्तु क्लियर दिखता है और ना ही फार ऑब्जेक्ट्स आपको दूर का वस्तु क्लियरली विजिबल होता है, यानी जिसको दोनों दोष हो जाए। ये एज बढ़ने के साथ होता है बच्चों, ये 45 के बाद 40-45 के बाद होता है। अब तो चश्मा सबको लगता है, जानते ही हो, क्योंकि बच्चा पैदा ही हो रहा है मोबाइल पे। ठीक है, मोबाइल को बहुत नजदीक से देखता है, शुरू से ही आंख खत्म कर लेता है, और प्रेस बायोपिया जो 45-50 के बाद आना चाहिए वो आजकल बच्चों में हो रहा है। ठीक है, न दूर की वस्तु साफ साफ दिखती है, न नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखती है। तो उसको देखने के लिए देखो, अब देख दूर दृष्टि दोष, यानी जिसको मायोपिया बोलते हो, मायोपिया नहीं, हाँ हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए आप कन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हो, और मायोपिया को दूर करने के लिए कनकेव लेंस को यूज कर रहे हो। अब जब दोनों दोष हो जाएगा तो दोनों लेंस यूज करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हम लोग, दोनों लेंस जिसमें रहेगा उसको बोलते हैं बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस मतलब आप देखे होंगे अपने दादाजी का चश्मा देखना, है ना, ये चश्मा किनका है, ये गांधी जी का चश्मा है। इसमें दोनों लेंस लगा रहता है बच्चों, ये लेंस कुछ देर देखोगे, ये लेंस इतना दूर लगा रहता है कन्वेक्स लेंस, और ये जो लेंस लगा रहता है ये कनकेव लेंस लगा रहता है। ठीक है, उसमें देखोगे क्या कि जब नजदीक की वस्तु को देखना रहता है तो चश्मा लगा के चश्मा ऐसे करके देखते रहते हैं बुजुर्ग सब, क्योंकि वो कन्वेक्स लेंस से झांकते रहते हैं दूर के वस्तु को देखने के लिए कनकेव लेंस। ठीक है, और एज बढ़ने के साथ साथ क्या होता है बच्चों, इसमें रीजन क्या है, फोकल लेंथ का बढ़ जाना, फोकल लेंथ का बढ़ जाना, ज्यादा हो जाता है फोकल लेंथ आई लेंस का, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आई बॉल क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। इसके कारण होता भी क्या है बच्चों कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के कारण एक्चुअली में बात क्या होती है कि ये डी जो होता है, डी जिसको स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी बोलते हैं, वो 25 सेंटीमीटर है हेल्दी आई के लिए। लेकिन अगर आंख किसी का खराब है, जैसे बुढ़ा सबको देखना, सॉरी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वृद्ध व्यक्ति को देखना जरा, कि उन लोगों को कोई भी चीज अगर पढ़ना भी होता है तो ऐसे दूर रखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, क्योंकि उनका जो है सो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो है वो ज्यादा हो जाता है, 25 से बढ़ के चला जाता है 30, 32, 35। इसीलिए जब आप उनके नजदीक जाओगे देखने के लिए, जैसे आप किसी कहीं नाना जी के घर या दादाजी के घर गए, अचानक दादाजी से मुलाकात हुई, चश्मा पहनते हैं मान लीजिए, तो आप जाइएगा नजदीक में उनके मुंह के पास, दादाजी पहचाने, लेकिन वो बोले और वो खिसकेंगे वो देखने के लिए, क्योंकि उनका डी जो है वो बढ़ गया है, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो चुका है, तो वो दूर से ही देखेंगे, और आप होगे उनके नजदीक सटे जा रहे हो, है ना, जिसमें दादाजी में घुसे जा रहे हो ऐसे नहीं। ठीक है, चलिए, प्रेस बायोपिया में ये ड्यू टू लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है, माने लेंस का जो क्षमता होता है फोकल लेंथ का अपने आप घट जाना, बढ़ जाना, ये एज के साथ साथ कम होने लगता है, और पावर ऑफ एकोमोडेशन का जो गुण होता है वो लॉस हो जाता है। अच्छा, इसको दूर करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं, बाइफोकल लेंस यूज करते हैं। किसको लिए, प्रेस बायोपिया के लिए। याद रखो, मायोपिया को दूर करने के लिए कनकेव, हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए कन्वेक्स, प्रेस बायोपिया को दूर करने के लिए बाइफोकल। एक होता है स्टिग्मेटिज्म। स्टिग्मेटिज्म एक तरह का आई डिफेक्ट है, जिसमें यह हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, ये लाइन जो होता है वो क्लियर नहीं दिखता है बच्चों, है ना। किसी किसी को ऐसा आई डिफेक्ट होता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा और ये वर्टिकल लाइन रहेगा, ये क्लियरली विजिबल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए, आई कांट सी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस क्लियरली, क्लियर की तरह नहीं दिखता रहता है कि कौन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन एक दूसरे के साथ कंबाइंड दिखता रहता है। अच्छा, ये क्यों होता है, ये होता है ड्यू टू इम्परफेक्ट स्फेरिकल शेप ऑफ आई लेंस। इम्परफेक्ट स्फेरिकल शेप, जैसे गोलाकार होना चाहिए आई बॉल को या आई लेंस को, जो होता है आई लेंस का साइज बिगड़ जाता है, शेप बिगड़ जाता है उसका। ठीक है, जिसके कारण होता है स्टिग्मेटिज्म। ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए बच्चों कौन सा यूज करते हैं, लेंस यूज करते हैं हम लोग, सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। शायद ये नेक्स्ट पेज में है,
सिलिंड्रिकल लेंस को यूज किया जाता है इसको दूर करने के लिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चलो इतना तो आपने जान लिया। अब क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आई डिफेक्ट्स इज रिमूव्ड बाय कन्वेक्स लेंस? कन्वेक्स लेंस जो है ये कब यूज किया जाता है? कन्वेक्स लेंस जो है ये कब यूज किया जाता है? तो याद करो आप, मायोपिया को दूर करने के लिए कनकेव लेंस की जरूरत पड़ती है, और हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए हाइपरमेट्रोपिया रे प्यारे कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस किसके लिए हो जाएगा बच्चों? और देखो ये मायोपिया को ही बोलते हैं हम लोग नियर साइटनेस, और हाइपरमेट्रोपिया को बोलते हैं फार साइटनेस, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस किसके लिए यूज होगा बच्चों? फार साइटनेस के लिए। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ हेल्दी ह्यूमन आई इज, फोकल लेंथ ऑफ हेल्दी ह्यूमन आई का फोकल लेंथ होता है बच्चों कितना? 25 सेंटीमीटर, ये आपको पता ही है। अच्छा, द लेंस विच इज यूज्ड टू रिमूव शॉर्ट साइटनेस को हटाने के लिए कौन से लेंस का यूज किया जाता है? देखो शॉर्ट साइटनेस मतलब हो गया, शॉर्ट मतलब नियर, मायोपिया हो गया, मायोपिया को दूर करने के लिए कनकेव लेंस की जरूरत पड़ती है। द लेंस विच इज यूज्ड टू रिमूव शॉर्ट साइटनेस। क्लियर है? क्लियर है? चलो लास्ट ये पेज है, और ये लास्ट हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। कुल मिला के हम लोगों ने 80 क्वेश्चन किया है, अभी 3 बाकी है, वो करने वाले हम लोग। सिलिंड्रिकल लेंस आर यूज टू करेक्ट द आई डिफेक्ट कॉल्ड। सिलिंड्रिकल लेंस कब यूज किया जाता है बच्चों? ये यूज किया जाता है, अभी मैंने बताया था आपको, स्टिग्मेटिज्म जो होता है, स्टिग्मेटिज्म, इसको आई डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम लोग, जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं दिखता है क्लियरली, इसको दूर करने के लिए सिलिंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है। समझ रहे हो? टू रिमूव हाइपरमेट्रोपिया लेंस इज यूज्ड। हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? याद करो, कन्वेक्स लेंस को यूज किया जाता है। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज, रेटिना पर जो इमेज बनता है बच्चों, रेटिना ये हुआ आई लेंस, और यहां से बच्चों ले जाता है तो ये कहां जाके करता है? रेटिना पे। ऑब्जेक्ट ऐसा रहेगा तो मैंने क्या बताया, इमेज उल्टा बनता है, यानी रियल बनेगा और इन्वर्टेड इमेज बनेगा बच्चों, रियल और इन्वर्टेड ये इमेज बनता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आज का सेशन, जिसमें हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स को कंप्लीट किया है। रे ऑप्टिक्स के साथ साथ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के भी जितने सारे ऑब्जेक्टिव्स थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, आप लोग भी मेहनत करें और अच्छे से एग्जाम दें बच्चों। गारंटी है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड में आएंगे। ठीक है, हमारी सीरीज में बने रहिए, मैं हर चैप्टर का आपके लिए ऑब्जेक्टिव लाता रहूंगा, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूं, और वो भी लाऊंगा मैं जल्दी ही चैनल पे। तो हमारे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो जरूर पूरा देखिए। थैंक यू सो मच।